नमस्कार आप सभी यूजीसी नेट इंग्लिश के सभी साथियों को। दोस्तों, कल जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसके ऊपर ही आज मैं बात करूंगा, एनालिसिस करूंगा, कंप्लीट ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा आपको जैसा मुझे लगा है एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम में जो प्रेशर होता है वो बाहर हम उस क्वेश्चन को जो है एनालाइज करना एक अलग बात होती है। जैसे मेरे बड़े बेसिक क्वेश्चन जो है वो गलत हुए हैं। जॉर्ज एलियट का क्वेश्चन मुझे क्यों मैं नहीं जानता, बट साइलस जो मार्नर जो क्वेश्चन है मुझे वो माइंड में आ रहा था कि एंड वर्क है। हालांकि हज़ार बार ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। फिर जो आप मच एडो अबाउट नथिंग, सबसे पहले मैं रोमांटिक कॉमेडी श्योर था, फिर कहीं से मुझे माइंड में क्या आ गया, फिर मैं उसको भी गलत कर दिया। तो मीन्स कि कहीं ना कहीं जो आपका एग्ज़ाम माइंड सेट होता है वो कहीं ना कहीं आपको मजबूर कर देता है सही से गलत की ओर जाने को भी। लेकिन फिर भी एक ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा तो पेपर वॉज इजी, इजी था, इजी टू मॉडरेट। लेकिन लिटरेचर वालों एक बात याद रखना, 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो काफ़ी डिफ़िकल्ट थे, जहाँ आपने कभी उन क्वेश्चंस के बारे में शायद कहीं पे आपने सुना होगा, मतलब बड़ा मुश्किल। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि 15-20 क्वेश्चन जो थे, अगर उनमें से आपके 8 से 10 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आप जो है काफ़ी एक अच्छी पोजीशन के साथ आगे जा रहे हो। लेकिन यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे थ्योरी की बात करें तो थ्योरी के क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट एलिमिनेशन थ्योरी से ही बाहर हो रहे थे। दरीदा से क्वेश्चन पूछा गया था, विक्टर शिक्लोवेस्की से क्वेश्चन पूछा गया था, न्यू क्रिटिसिज्म से क्वेश्चन था, साइको एनालिटिकल थ्योरी से काफ़ी क्वेश्चन थे। फिर आपने देखा होगा मॉडर्निज्म से क्वेश्चन पूछा गया था। और आपका जो आपका पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। ओरिएंटलिज्म, फ्रांस फैनन से क्वेश्चन पूछे गए थे। मीन्स कि जो अगर आपने किसी पर्सन ने लिटरेरी थ्योरी को ऊपर ऊपर से भी पढ़ा था तो उसके लिए भी ये पेपर जो है थ्योरी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो डिफ़िकल्ट नहीं थे। अब बशर्त है कि आपने जो है इजी क्वेश्चन कितने गलत किए हैं, दैट डिपेंड्स ओवर यू। दूसरी चीज़, इंडियन लिटरेचर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी थे, जैसे क्राई द पीकॉक मैचिंग से ही बन रहा था। फिर कुछ क्वेश्चन जैसे अगर आप जानते होंगे कि अकारमशी जो वर्क है वो ऑटोबायोग्राफी है, तो आप जो है पैट्रिक वाइट को एलिमिनेट कर सकते थे। ऐसे भी कुछ क्वेश्चन थे, जैसे कांथापुरा था, कुली था, मुल्कराज आनंद से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मतलब कि आप अगर एलिमिनेशन थ्योरी में विश्वास रखते हैं और आपको 2 से 3 आंसर जो है एग्जैक्ट नहीं आ रहे हैं और आपका एक क्वेश्चन भी अच्छे से आपको एलिमिनेट कर पा रहे हो, तो वहाँ से भी आपका आंसर बन रहा था। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने कभी पहली बार ही राइटर्स के बारे में सुना होगा, ठीक है। और ब्रिटिश लिटरेचर आप देखिए, जैसे आपने देखा होगा शेक्सपियर से इस बार काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। 2 क्वेश्चन शेक्सपियर से पूछे जाना मतलब कि बिग बिग थिंग, ठीक है। जॉर्ज एलियट से, मैथ्यू आर्नोल्ड से क्वेश्चन था, और आप बेकन से क्वेश्चन थे। फिर आप मतलब रिपीटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। अगर आप PYQ में विश्वास रखते हैं, अगर आपने PYQ भी अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो मैं ये लेके चलता हूँ कि आपके कोई 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो इजी टैकल हो गए हैं। तो मीन्स कि आपको PYQ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। तो ये काफ़ी एक दिलचस्प सी कहानी थी कि आपका जो लिंग्विस्टिक था इस बार IPA से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए। और लिटरेरी टर्म्स मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि जैसे एनास्ट्रॉफी क्या होती है, एपोस्ट्रॉफी क्या होती है, एनाफोरा क्या होता है, एनाडिप्लोसिस क्या है, लिटियोट्स से क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको समझना है कि आपने ये नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है। अगर फॉर एन एग्जांपल अगर आप थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, तो आपने ऐसे नहीं देखना है कि ये चीज़ें बेकार जा रही है, ये एक ज़माने में भी पढ़ी हुई, अच्छे से समझी हुई, कब काम आ जाए नोबडी नोज। तो ये भी छोटे बेसिक से क्वेश्चंस थे जो आपको एग्ज़ाम में पूछे गए थे। एमिली डिकिंसन से क्वेश्चन पूछे गए थे। कल्चरल स्टडीज़ से ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जितने भी थे वो बिल्कुल फैक्चुअल बेस्ड था। आपको पता है 1960 में जो है कल्चर स्टडी की फाउंडेशन नहीं हुई है, तो वहीं से क्वेश्चन एलिमिनेट हो रहा है। जो आपका मिखाइल वक्तिन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हैबिटस से क्वेश्चन पूछा गया है, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, होमी के भाभा से क्वेश्चन पूछे गए हैं।
नेशन एंड नरेशन अगेन क्वेश्चन रिपीटेड। फिर मतलब ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जिसको हम मतलब की पॉइंट कहेंगे, अगर आप आने वाले समय के लिए भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन चीज़ों को पॉइंट आउट कर सकते हैं। और रही बात, इस बार जो है कट ऑफ जो है काफ़ी हाई जाने की संभावना है। हालांकि मैंने पहले ही कह दिया है कि एग्ज़ाम का प्रेशर कुछ अलग चीज़ होती है। कई सारे होंगे जो बताएंगे कि जी हमारे जो स्टूडेंट है हमारे बहुत अच्छा करेंगे, हमारे ही स्टूडेंट ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। लोगों की बातों में नहीं आना है। जब कट ऑफ जाती है तो सब फिर उस टाइम बाहर हो जाते हैं, छुप जाते हैं। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि कट ऑफ जो है कुछ लोगों ने बताई इतनी जाएगी, और जबकि मैंने काफ़ी माइनर कट ऑफ रखी थी, काफ़ी नीचे कट ऑफ रखी थी, और उस टाइम हालांकि 51, 2, 3 और इतनी ही गई है। आप यकीन नहीं करोगे 80 में 49, 48 तक कट ऑफ गई है लास्ट टाइम। और वही लोग जो उस टाइम कह रहे थे 58 से नीचे नहीं आएगी, जनरल में 62 उनका दावा था, 62। लेकिन फिर भी मैं इस साल का जो आपको बता रहा हूँ कि इस साल जो है आप 60 प्लस है जनरल में तो आप सेफ है नेट के लिए। और EWS में आपके मिनिमम 57, 58, और JRF के लिए तो मैं ये कहूँगा 68 प्लस आपका जो है JRF के लिए होना चाहिए। EWS में आपका 63, 4, ठीक है। और बाकी रहे OBC जैसे 60, 58, और SC में आप 56, 7, 8। तो ये जो है जोन काफ़ी सेफ माने जा सकते हैं। ST में भी 55 रखो JRF के लिए। बाकी इंतज़ार कीजिए, इतना भी हार्ड नहीं था कि आपके 55 ना आए, इतना भी मतलब पेचीदा नहीं है। जिसने अच्छे से प्रिपरेशन की थी उसके लिए मैं कहूँगा कि बेटर है, इतना लेवल होना चाहिए। हालांकि ये थोड़ा लो लेवल है, इससे भी हाई लेवल होना चाहिए, तभी नेट का लेवल का पता चलता है। बच्चे घबराए, थोड़ा सा हड़बड़ाहट हो, जब एग्ज़ाम में बैठे तो डर पैदा हो, प्रिपरेशन के लिए एक अलग सा स्वैग नज़र आए। लेकिन हाँ ये है कि क्रोनोलॉजी हर किसी को थकाती है, हर किसी को सोचने पे विवश करती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि क्रोनोलॉजी है वो दैट इज़ नॉट अ कप ऑफ टी। आपको काफ़ी समय लगता है इसको रिमाइंड करने के लिए। एक क्वेश्चन की क्रोनोलॉजी पढ़ने के लिए आपको जो है 2000 से 1500 के बीच में वर्क्स पढ़ने पड़ते हैं। वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे बोल रहा हूँ। तो देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर जो है आप एग्ज़ाम में एक क्रोनोलॉजी से डील करते हो। तो फर्स्ट पेपर का जो लेवल था, फर्स्ट पेपर DI वॉज टू ईजी। DI तो ऐसी थी कि अगर मान के चलो एवरेज और परसेंटेज 6 से 8 स्टैंडर्ड के भी बच्चे को दी जाए तो वो आउट ऑफ 5 में से 5 ही लेकर आए, और कॉम्प्रीहेंशन देखने मात्र से सॉल्व हो रहे थे। और दूसरा आपका जो बाकी पोर्शन था वो जो चाहे आपका कम्युनिकेशन हो, चाहे आपका टीचिंग हो, चाहे आपका रिसर्च हो, वो उतने इजी नहीं थे। वो उनको पढ़ना पड़ रहा था, समझना पड़ रहा था, और ट्रिकी थे। इजी थे पर ट्रिकी थे, क्योंकि इजी एग्ज़ाम के समय लगते हैं। एग्ज़ाम के समय और बाहर निकलने के बाद जब आप घर पहुंचते, अगर फॉर एन एग्जांपल अब कोई रास्ते में आपसे पूछे इसका क्या किया है, जब वो बाहर निकलते हैं एग्ज़ाम से तो ये भी आता है वो भी आता है। जब गूगल मारो तब 2-4 क्वेश्चन घर पहुँचते पहुँचते 8 से 10 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और एक दिन घर में बैठने के बाद, घर में थोड़ी एनालिसिस करने के बाद आपके 15-20 क्वेश्चन और गलत हो जाते हैं। तो मीन्स कि एग्ज़ाम में 15-20 क्वेश्चन आने के बाद, 35-40 क्वेश्चन आने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि एग्ज़ाम जो है काफ़ी इजी था, या मतलब मेरा इतना हो सकता है, मैं इस रेंज तक जा सकती हूँ। अगर इजी है तो आपका 70 प्लस होना चाहिए, और डिफ़िकल्ट है तो 60 में भी JRF होना चाहिए। तो मैं इस बात को मानता हूँ, इजी और डिफ़िकल्ट होने का कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इजी है तो मेरिट काफ़ी ज़्यादा हाई जाएगी, और आपका स्कोर, आपको पेपर इजी लगा है तो आपका स्कोर भी 70 प्लस होना चाहिए। तो दैट इज़ माई थ्योरी, और दैट इज़ माई प्रिंसिपल एज वेल। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरे बताया गया थोड़ा सा ये जो एनालिसिस है, हल्का सा एनालिसिस है, आपको सही लगा होगा। आप सभी ने बड़े प्यार से सुना। आप सभी का इस समय के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।